एक्सरसाइज 9.3 में जो फिगर गिवन है क्वेश्चन 1 में इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि कार्ड ए से बी तक की लेंथ और कार्ड बी से सी तक की लेंथ ये आपस में इक्वल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में है कि क्या आर्क ए बी जो है ये सर्कुलर डिस्टेंस ए से बी तक का ये वाला डिस्टेंस क्या ये बी सी डिस्टेंस के बराबर है। तो अगर कार्ड्स इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होंगे। तो पहले सवाल का जो जवाब है कि यस कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स विल बी इक्वल। उसके बाद है कि ए पी बी यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या बी पी सी एंगल के बराबर होगा। जी अगर कार्ड आपस में इक्वल होंगे या आर्क्स आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ पे जो बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो दूसरे सवाल का जवाब भी ये कि यस कॉरस्पॉन्डिंग central angle will also be equal। उसके बाद है कि ए पी बी थर्ड पार्ट में है कि ए बी जो है इसकी लेंथ कम है और ए डी इस कार्ड की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो जिस कार्ड की लेंथ ज़्यादा होगी उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल जो है वो ज़्यादा होगा और जिस कार्ड की लेंथ ए बी जैसे यहाँ पे है उसकी लेंथ कम होगी तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल भी कम होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर card will have greater central angle। तो ये जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है या आर्क की लेंथ है ये कार्ड की लेंथ पर डिपेंड करता है। कार्ड का लेंथ जो है अगर दो कार्ड्स की लेंथ बराबर होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स यानी कि जो सेंट्रल डिस्टेंस है ये भी बराबर होंगे और उसी का फ़र्क जो है वो सेंट्रल एंगल पे भी पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल भी बराबर होंगे अगर कार्ड्स बराबर होंगे। लेकिन अगर एक कार्ड की लेंथ ज़्यादा है जैसे कि ए डी की लेंथ ज़्यादा है और ए बी की लेंथ कम है तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल जो है वो जो छोटा कार्ड है ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के मुकाबले में ज़्यादा होगा और ए बी का सेंट्रल एंगल कम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है वो ये है कि ए सी आर्क और बी डी आर्क ये आपस में इक्वल है। अगर ए सी आर्क बी डी आर्क के इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे और इन कार्ड्स को मैं जो है वो इक्वल मार्क के साथ जो है वो लेबल कर देता हूँ। अगले स्टेप में हम एक सी को अगर बी के साथ मिलाएं तो यहाँ पे ए सी कार्ड अगर बी के साथ मिलेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल और इसी तरह से ए सी को अगर मैं डी के साथ मिला दूँ तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बल्कि बी और डी को सी पर मिलाने से यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो ये एंगल अल्फ़ा और ये एंगल बीटा ये आपस में इक्वल बनते हैं। उसकी वजह ये है कि कार्ड्स की लेंथ हमारे पास इक्वल है और सर्कमफ्रेंस के जिस पॉइंट से भी हम मिलाएंगे तो हमारे पास सेम मेजरमेंट आएगी। तो एज ए सी एंड बी डी आर इक्वल hence will subtend equal angles on circumference। तो हमारे पास जो बी डी ने सी के ऊपर जो एंगल बीटा बना रहा है और इसी तरह से ए सी जो बी के ऊपर एंगल अल्फ़ा बना रहा है तो फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा ए बी is parallel to CD
क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इस हिसाब से ये अल्फ़ा के साथ एडजेसेंट ए बी है और बीटा के साथ एडजेसेंट सी डी है, तो अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल, तो अल्टरनेट एंगल्स बन गई है। और हैंस ए बी जो है वो हमारे पास सी डी के पैरेलल हो गया, क्योंकि जब दो एंगल्स ये वाले दो लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे तो उसके हिसाब से इनके जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, जो कि हमको प्रूव करना है थ्योरम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है कि ए बी जो हमारे पास कार्ड है वो आपस में इक्वल है सी डी के, और हमको इनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स जो हैं वो प्रूफ करने हैं कि वो इक्वल हैं। तो उसकी खातिर हम ये कर सकते हैं कि जो ए बी को मिलने वाला एंगल है जो कि ओ पे बन रहा है, इसको अगर हम कंसिडर करें, और इसी तरह से जो हमारे पास सी डी पे बनने वाला एंगल है इसको अगर हम कंसिडर करें, तो हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं यानी कि ट्राइंगल ए ओ एंड बी और ट्राइंगल ए ओ बी के बाद सी ओ डी, ये आपस में इक्वल प्रूव की जा सकती हैं, क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास साइड्स हैं ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये हमको गिवन है, और इसी तरह से ए ओ इज़ इक्वल टू सी ओ, रेडियाई ऑफ द सर्कल, और इसी तरह से बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये भी रेडियाई ऑफ सर्कल। तो साइड 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 के थ्योरम के हिसाब से सजेस्ट बोथ triangles are congruent। तो हमारे पास चूँकि ए बी सी डी के इक्वल है, ये हमको गिवन है, ए ओ को हम जो है वो इक्वल ले सकते हैं, यहाँ पे सी ओ के कॉरिस्पॉन्ड दोनों रेडियस हैं, इसी तरह से डी ओ को हम बी ओ के इक्वल ले सकते हैं। तो जब ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो गई तो इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है और इसी तरह से जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ डी is congruent to measurement of angle AOB, corresponding angles of congruent triangles। अब अगर ये सेंट्रल एंगल हम इनको कॉन्ग्रुएंट कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर इनके जो ये इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं, यानी कि इस एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क बन रहा है वो सी डी आर्क है, और इस एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क बन रहा है वो ए बी आर्क है। तो ये आर्क और इस तरह से ये आर्क जो इनके सेंट्रल एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स बन रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ दीज सेंट्रल एंगल will also be equal। क्योंकि हमारे पास जो जिस एंगल की अभी हमने बात की कि सी और डी, तो सी और डी सेंट्रल एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ये वाला बन रहा है और इसी तरह से ए ओ बी जो सेंट्रल एंगल है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ये वाला बन रहा है, और इन्हीं दोनों को हमने इक्वल प्रूफ करना था।
4 में है कि जी हमारे पास दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 2 यूनिट है, दूसरे सर्कल का रेडियस 4 यूनिट्स है, और हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी के जो आर्क्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो पहला सवाल तो है कि ए बी और सी डी क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेंट्रल एंगल तो इनके आपस में इक्वल है, यानी कि यहाँ पे भी थीटा कह दें और यहाँ पे भी थीटा कह दें, लेकिन रेडियस आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा आर्क लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगी। तो आर्क ए बी इज़ नॉट इक्वल टू आर्क सी डी, क्योंकि हमारे पास रेडियाई आर नॉट इक्वल। सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि हमारे पास इन दोनों के आर्क्स में आपस में रिलेशनशिप क्या है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क्स, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ्स। तो आर्क लेंथ का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर हम इस आर्क लेंथ को L1 कह दें और इस आर्क लेंथ को L2 कह दें, तो L1 जो है वो हमारे पास आर रेडियस की वैल्यू जो है वो 2 यूनिट्स है, और थीटा दोनों के लिए सेम है, तो L1 इज इक्वल टू 2 थीटा। और इसी तरह से L2 इज इक्वल टू उसका रेडियस जो है वो 4 यूनिट है, और सेंट्रल एंगल थीटा वो सेम है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये 2। तो 1 को अगर मैं 2 पर डिवाइड कर दूं, तो L1 बाय L2 2 थीटा बाय 4 थीटा, तो ये 1/2। तो इनमें दोनों जो आर्क लेंथ है उनमें 1 और 2 की रेशो बन रही है, या कह सकते हैं कि जी एक का जो आर्क लेंथ है वो दूसरे के आर्क लेंथ का डबल है। और इसी तरह से हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, शो दैट ए पी बी ट्राइंगल और जो हमारे पास ट्राइंगल दूसरी है सी क्यू डी, इनको हमने सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी है। तो हमारे पास इसका जो इसको मेजरमेंट ऑफ एंगल पी जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू के तो इक्वल है, क्योंकि ये हमको गिवन है। यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं। ए बी को अगर मैं यहाँ पे मिला दूँ और सी डी को यहाँ पे मिला दूँ, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। इस हिसाब से हमारे पास अगर यहाँ पे बनने वाले पी और क्यू आपस में इक्वल हैं, तो बाकी जो दो एंगल्स का सम है वो यहाँ पे बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ये दोनों हमारे पास ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनके दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो जब दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो उसके हिसाब से हमारे पास तीनों एंगल जो हैं वो आपस में ये दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए। एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया, और एंगल बी एंगल डी के बराबर हो गया। तो हैंस कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal, hence triangles are similar। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दो कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन हैं, दोनों का सेंटर ओ पे है। ओ डी की लेंथ जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और ओ बी की लेंथ जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब इसके हिसाब से हमें आर्क ए बी और सी डी को प्रूव करने के पैरेलल हैं।
अब इसमें अगर हम तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगी, और उसके हिसाब से जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। तो ओ पे बनने वाला एंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल्स के लिए सेम है, यानी कि फॉर ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, इसको हमने सी ओ डी लिया हुआ है, सी ओ डी, थीटा इज कॉमन। इसके अलावा एंगल ए जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के बराबर होगी, और उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओ बी और ओ ए दोनों बड़े सर्कल के रेडियस हैं, तो दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको भी इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से एंगल्स सी, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी है और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी है, ये भी दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। ओ डी और ओ सी छोटे सर्कल के रेडियाई हैं, तो वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास मोमेंट ऑफ एंगल ए मोमेंट ऑफ एंगल जो सी पे बन रहा है वो भी आपस में बराबर हैं, और मोमेंट ऑफ एंगल डी मोमेंट ऑफ एंगल बी के बराबर हैं, बोथ इक्वल। यानी कि इन दोनों का जो सम है हमारे पास वो 180 माइनस थीटा के बराबर है। थीटा दोनों में कॉमन था, ये ए बी आपस में इक्वल हैं, सी डी आपस में इक्वल हैं, तो इनका जो सम है सी और डी का वो सम ए बी के बराबर होगा, और ये दोनों सम 180 माइनस थीटा के बराबर है। इस हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स ओ सी डी और ओ ए बी आपस में सिमिलर होंगे, तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी। तो जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी पैरेलल होने चाहिए। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस तरह से अब वो कहते हैं कि ये ए बी की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, सी डी की लेंथ जो है वो उसको फाइंड करके दें। तो सी से डी तक का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए जो दो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स आ रही हैं जो कि अभी हमने प्रूव किए हैं, ओ ए बी और ओ सी डी, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब ये है कि जो बड़ी ट्राइंगल है ए बी ओ, इसका ये वाली साइड 8 और इसकी जो दूसरी साइड है 6, जो इसमें रेशो बनेगी वही रेशो हमारी अननोन साइड सी डी, और सी डी साइड को अगर मैं एक्स ले लूँ तो एक्स डिवाइडेड बाय इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पे 6 के हिसाब से वो है 3, तो हम जो हमारी अननोन साइड सी डी है वो मालूम कर सकते हैं। तो इसमें हमने सिमिलर जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनकी जो करस्पॉन्डिंग रेशो होती हैं वो इक्वल लेके, तो 8 और 6 साइड यानी कि बड़ी ट्रायंगल में साइड 8 और साइड 6 छोटी ट्रायंगल में करस्पॉन्ड कर रहे हैं x और 3 को। तो यहाँ से फॉर सिमिलर ट्रायंगल जिसका अगर हम जस्टिफिकेशन देना चाहें, यहाँ सब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 8/6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू x, तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, लिहाजा हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। तो जो हमारी अननोन साइड सी डी थी वो अब हमने 4 मालूम कर ली। सवाल का अगला हिस्सा है कि हम मालूम करें कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ये जो हमारे पास दो ए बी और सी डी डिस्टेंस जिनको भी हमने सी डी डिस्टेंस को भी हमने मालूम किया, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। तो उनके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकालें
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो उसके लिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। एक का हाइपोटेन्यूज 6 है, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर बड़े डिस्टेंस को मैं D1 ले लूँ तो D1 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे अगर इस पॉइंट को OABCD और इस पॉइंट को अगर हम E ले लें तो E से B तक का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस 8 का हाफ होगा, तो 4 का स्क्वायर, और इससे हमारे पास वैल्यू बनती है 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर। तो ये हम इस नॉलेज की बुनियाद पे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये 8 यूनिट का जो डिस्टेंस था वो अब 4 यूनिट यहाँ से E से B तक का रह गया है। तो हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के लिए 6 यूनिट्स का है, उसका स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से O से E तक का जिसको कि हमने D1 लिया है उसका स्क्वायर, और साथ में यहाँ से E से B तक का डिस्टेंस जो कि टोटल 8 डिस्टेंस का हाफ होगा उसका स्क्वायर 4 स्क्वायर लिया है। इसको सिंप्लीफाई करने से जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास 36 माइनस 16 20, और 20 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो 4.47, लिहाजा D1 की वैल्यू हमारे पास 4.47 हो गई। इसी तरह से अब अगर हम जो दूसरी ट्रायंगल है उसको कंसिडर करें तो ये था फॉर ट्रायंगल OAB, और अब अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करें OCD तो इसमें हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्मॉलर डिस्टेंस यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जो हमने CD की लेंथ मालूम की है वो थी 4 यूनिट्स, तो 4 का हाफ जो है वो हमारे पास 2 यूनिट्स बन जाएगा, तो 2 स्क्वायर, और दूसरा यहाँ से O से यहाँ पे जो छोटी ट्रायंगल बन रही है उसका एंड पॉइंट्स अगर मैं उसको F मार्क कर लूँ तो O से F तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है, उसको हम D2 के साथ डिनोट कर देते, तो D2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही जो हमारे पास फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, तो छोटी ट्रायंगल जो है वो OFD, इसका हाइपोटेन्यूज OD उसका स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है D2, O से F तक का उसको हमने D2 से डिनोट किया है, और F से D तक का डिस्टेंस CD डिस्टेंस जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले पार्ट फर्स्ट में 4 यूनिट फाइंड किया था उसका हाफ 2 यूनिट्स हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने से 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर, ये बनेगा 5, और इसको अगर मैं फाइंड करूँ उसके रूट के ज़रिए से तो इसके रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2.23, तो D2 हमारे पास हो गया 2.23। अब हमने इन दोनों जो CD लेंथ और AB लेंथ इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये जो हमने दो डिस्टेंस इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले इनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि D1 माइनस D2, तो वो बनेगा 4.47 माइनस 2.23, तो 4.47 माइनस आंसर 2.23 जो है वो हमारा इन दोनों जो लाइंस हैं CD और AB उनके बीच का डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको जो दो कॉर्ड्स या आर्क्स की जो लेंथ है वो हमको गिवन है।
आर्क लेंथ जो है वो ज़ाहिर है ज़्यादा होगी, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क जो है वो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब आर्क लेंथ, रेडियस और सेंट्रल एंगल को जो मिलाने वाला फार्मूला है वो है L=r थीटा। तो जिस सर्कल की हमारे पास आर्क लेंथ 4 सेंटीमीटर है, रेडियस उसका भी हम r ले रहे हैं, और सेंट्रल एंगल जो है वो हमारे पास 60 डिग्री, या हम उसको रेडियंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो π/3। और जब इसमें आर्क लेंथ ले रहे हैं जो जो कि बड़े कार्ड को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि 8 यूनिट, तो उसके भी रेडियस सर्कल सेम है r, और एंगल जो है वो हम लोगों ने मालूम करना है, तो हम उसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। वैसे तो हम यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले की चूँकि रिक्वायरमेंट होती है कि रेडियंस में उसको लिखें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेडियन में लिखा हुआ, वरना 60 डिग्री लिखने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक दूसरे पर अगर डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइडिंग 2/1, तो मेरे पास बनेगा 8 इज़ इक्वल टू r और क्वेश्चन मार्क, और 8 को 4 डिवाइड करेगा, और r क्वेश्चन मार्क को r π/3 या 60 डिग्री दोनों लगा सकते हैं। और r को कैंसिल कर देगा, ये 4 8 को काट के 2 कर देगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई π/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और अब अगर मैं π/3 को 2 π/3 लिख दूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, और अगर इसको रेडियन से मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करूँ तो पाई 180, 180/3 60, और 60 इंटू 2 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है वो सेंट्रल एंगल बनेगा अगर हमारे पास ये बड़ा आर्क, जिसकी लेंथ यहाँ पे मैंने कार्ड की सूरत में लिखी है, लेकिन बहरहाल वो इस आर्क की लेंथ है 8 यूनिट्स, और उसका जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि m जो है वो पॉइंट है ऑन द सर्कल, और सेंटर जो है वो पॉइंट P पर है, और जो दो हमारे पास रेडियाई हैं PE और PF, इससे m इक्वी डिस्टेंस है, तो हमने जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है m, इसको हम a अगर b कह दें, तो MA और MB ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होंगे, तो हम इसके सॉल्यूशन में जो है MA मेजरमेंट ऑफ MA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ MB, ये बराबर ले रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर गिवन इक्वल। अब इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अगर मैं ट्राइंगल AMP और दूसरी जो ट्राइंगल है BMP, इनको आपस में जो है वो अगर कंसिडर करें, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की खातिर, तो AM और MB तो आपस में इक्वल प्रूव हो गए क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके सेम गिवन है। MP मेजरमेंट ऑफ MP जो है वो मेजरमेंट ऑफ MP दोनों के बराबर आपस में, क्योंकि MP दोनों ट्राइंगल का, यानी कि शेडेड ट्राइंगल जो है और अनशेडेड ट्राइंगल जो है दोनों का हिस्सा है, तो ये कॉमन हो गया। और इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल A और मेजरमेंट ऑफ एंगल B जो हैं ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इस हिसाब से जो है वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। मेजरमेंट ऑफ एंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMP, और ये हमारे पास HS पोस्टुलेट है, गालिबन थ्योरम नहीं है। ये मतलब है कि जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 90 के सामने का जो साइड है MP दोनों ट्राइंगल में,
वो कॉमन है, और एक एक साइड जो है यानी कि AM और BM आपस में कॉमन है। तो हाइपोटेन्यूज और साइड ये आपस में कॉमन हो गई, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, लिहाजा इस पोस्टुलेट के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इस हिसाब से जो θ1 है यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो θ2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये दोनों के सेंट्रल एंगल हैं आर्क EM के लिए और आर्क MF के लिए। तो इसकी कंक्लूजन हो गई देयरफॉर EM या ME हमारे पास जो आर्क है वो FM या MF आर्क के इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दो सर्कल गिवन है DAC और EBE, जो A के ऊपर सेंटर के हिसाब से सर्कल बन रहा है वो बड़ा है, और B के ऊपर सेंटर के हिसाब से जो सर्कल है वो छोटा है। यहाँ पे हमको जो DC का कार्ड का डिस्टेंस है वो 12 यूनिट्स, EF कार्ड का डिस्टेंस 8 यूनिट गिवन है। सर्कल ए पे जो ए पे सर्कल बन रहा है उसका रेडियस हमने फाइंड करना है, और बी के ऊपर जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस यानी कि BF डिस्टेंस 4 यूनिट बन रहा है। अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल ADC है ये ट्राइंगल BFE के सिमिलर हो गई। उसकी वजह यह है कि हमको एंगल A और एंगल B जो है वो एज एंगल A मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B, ये हमको गिवन है। और DC मेजरमेंट ऑफ एंगल D is equal to measurement of angle C, and measurement of angle F is equal to measurement of angle E। दोनों जो ट्राइंगल हैं वो चूँकि आइसोसेलेस हैं, AD और AC इक्वल हैं, BF और AE इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसी हिसाब से एंगल D जो है वो एंगल E के बराबर हो गया, एंगल D एंगल F के बराबर हो गया, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C is equal to measurement of angle E। both sum is equal to, अगर हम इसको भी थीटा कह दें और इसको भी थीटा कह दें तो 180 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। जो सेंट्रल एंगल है वो आपस में इक्वल है, लिहाजा यहाँ पे जो बाकी दो एंगल्स का सम बनता है और वो दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हैं, तो ये आपस में FD के बराबर है, E जो है वो C के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भी बराबर हैं और दोनों का सम भी 180 माइनस थीटा के बराबर है। तो दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया। अब जब दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर साबित कर दिया, जब सिमिलर साबित कर दिया तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब ये हुआ कि 12 और R में जो रेशो है वो वही रेशो 8 और 4 में होगा, और इसका रीज़न क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। Corresponding sides are proportional। proportional अब इसमें हम R की वैल्यू अगर निकालें तो 8R इज इक्वल टू 48, तो R की वैल्यू जो है वो 48/8 हो गई, जो कि हमारे पास बनती है। तो इससे R की वैल्यू जो है वो 6 यूनिट्स आ गई। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल जो है उसका रेडियस 6 यूनिट्स होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमको एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऐसी फोर साइड फिगर को कहते हैं जिसके हमारे पास जो फोर वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर होंगे, और हमें गिवन ये है कि ए बी साइड जो है वो सी डी साइड के बराबर है। तो मैं इन दोनों पर एक जैसे निशानात लगा देता हूँ। प्रूव हमें ये करना है कि ए सी बी डी के बराबर है। तो ए सी को बी डी के बराबर प्रूव करने की खातिर अगर हम जहाँ पे दो ट्राइंगल्स बना लें, यानी कि एक को मैं शेडेड कर देता हूँ और दूसरे को मैं अनशेडेड छोड़ देता हूँ, और इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर ट्राइंगल ए सी बी, और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस हम लेते हैं ट्राइंगल सी बी और डी। इसमें सी बी जो है वो सी बी के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों में कॉमन है। इसके अलावा ए बी साइड सी डी साइड के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। अब इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे बी के ऊपर एंगल बन रहा है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, और यहाँ पे जो हमारे पास इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, हमने ए सी बी डी को जो आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो ये इसके लिए मज़ीद ये किया जा सकता है कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करें जो शेडेड हैं और अनशेडेड हैं। उसमें मैंने बी सी जो है और सी बी ये दोनों कॉमन है। इसके अलावा ए बी और सी डी दोनों कॉमन है, और उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो सी बी का हमारे पास यहाँ पे एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पे, उसको और ए बी का जो यहाँ पे एंगल बनता है उसको आपस में इक्वल ले लें। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास सेम सेगमेंट ए बी और सी डी जो है वो सरकमफ्रेंस पर सेम एंगल सब्सटेंड करेंगे। लेकिन इसकी बुनियाद पे यानी कि हमने एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल सेगमेंट्स। तो इनकी बुनियाद पे हम जो है वो दो साइड्स और एक एंगल, और ये एंगल भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हमारे पास ये साइड और ये साइड जो है ए बी और सी बी, उनके बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो हम इस एंगल की तो बात नहीं कर रहे, बल्कि ए बी से जो एंगल सबटेंड हुआ और सी डी से जो एंगल सबटेंड हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो साइड एंगल की बुनियाद पे इन ट्राइंगल्स को जो है वो शेडेड और अनशेडेड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना जो है वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस क्वेश्चन में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी है। या ये किया जा सकता है कि ए बी और जो हमारे पास डायगोनल्स हैं ए डी और सी बी, हम कहें कि ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, लेकिन इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है। और साइड हमारे पास और नॉट इंक्लूडेड एंगल की बुनियाद पे भी हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती तो फिर ए सी और बी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती। तो इस क्वेश्चन में के प्रूफ में जो है वो कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि ए बी और ए सी ये जो दो हमारे पास कार्ड्स हैं इनकी लेंथ इक्वल है, और ये यहाँ पे जो ए डी डायमीटर है वो डी पर बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल जो कि जिसको मैंने शेड से ज़ाहिर किया, और ये जो साथ वाला अनशेडेड है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये आसान सी बात है कि ए बी सब्सटेंस, इसको अगर हम थीटा 1 कह दें, थीटा 1 एट पॉइंट डी एंड ए सी सब्सटेंस, इस एंगल को अगर हम थीटा 2 कह दें, थीटा 2 एट पॉइंट डी and these angles
will be equal as equal chords subtends equal angle at circumference। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये कि डी पे बनने वाला जो होल एंगल है वो बाइसेक्ट ही हो रहा है। तो देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स एंगल एट डी। क्योंकि थीटा वन और थीटा टू की मेजरमेंट अगर आपस में इक्वल है तो जो डी के ऊपर बनने वाला होल एंगल है वो बाइसेक्ट हो रहा है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से ए बी बी सी और सी डी ये तीन साइड्स हमको आपस में इक्वल गिवन है, और यहाँ पे बी सी डी यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो हमको गिवन है 30, और फिर है जी बी ए और ई यहाँ पे बनने वाला एंगल 120 डिग्री ये हमको गिवन है। और हमको जो मालूम करना है, पहले तो हमको ए बी सी मालूम करना है। अब बात यह है कि अगर ए बी बी सी और सी डी आपस में इक्वल हैं तो ए बी बी सी या सी डी को पॉइंट ई के साथ मिलाने की सूरत में हमारे पास सेम एंगल बनेगा। तो हम इन तीनों एंगल्स को थीटा कहेंगे, क्योंकि आप के कार्ड की लेंथ अगर सेम हो तो हम उसको सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के साथ मिला दें, हमारे एंगल की मेजरमेंट सेम आनी चाहिए। तो ए बी बी सी और सी डी को हमने ई के साथ जब मिलाया तो तीनों सूरतों में थीटा एंगल हमारे पास आया। अब हमें जिस एंगल को मालूम करना है वो है जी एंगल ए बी सी। तो अब इसके लिए मैं अगर फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा जो टारगेट है वो बी है, तो इसमें मैं बी को लेते हुए ई ए बी सी ले लूँ। तो बी के साथ अपोजिट जो हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं वो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, यानी कि ये दो एंगल बन रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि जी एंगल बी प्लस इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 2 थीटा हो गया। और ये चूँकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल जो हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, तो मैं इनके सम को 180 ले सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे अब इस इक्वेशन में जब तक थीटा की वैल्यू मुझे पता नहीं होगी तो मैं ये एंगल बी मालूम नहीं कर सकता। तो उसकी खातिर मैं जो दूसरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसको अगर कंसीडर करूँ, यानी कि बी ई सी और डी, तो इसमें भी इन दो थीटा का जो सम है थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, और इनका जो अपोजिट एंगल बन है यहाँ पे 130, इसका सम भी 180 बनता है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 30 130, जैसे हमारे पास ये वाली वैल्यू 50 बन गई और थीटा की वैल्यू 50/2 25 बन गई। ये वाली थीटा की वैल्यू 25 मैं उठा के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो ये बनेगा जी एंगल बी प्लस 2 इंटू थीटा दैट इज़ 25 180। तो हमारे पास एंगल बी की वैल्यू बनी 2 इंटू 25 इज़ 50, और 50 को अगर हम 180 में से माइनस कर दें तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है ए बी सी, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी 180 माइनस 50 130, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल हमें मिल गया। ए बी सी को मालूम करने के बाद हमारा जो अगला टारगेट है एक्सक्यूज मी वो है सी डी ई। तो सी डी और ई को मालूम करने की खातिर ये तो हमारे इस पार्ट 1 का आंसर हो गया। और सी डी ई जो हमारा एंगल है, अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ई बी सी और डी को कंसिडर करें तो डी के हिसाब से जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बनने वाला एंगल बी पे जो हिस्सा है, और बी को अभी हमने एंगल ए
बी सी जो कंप्लीट एंगल है वो तो हमारे पास 130 हमने फाइंड कर लिया, लेकिन ये जो इसका हिस्सा है अगर मैं इसको एक्स डी नोट कर दूँ तो उसको मालूम करने की खातिर पहले हमें यहाँ पे जो साथ वाला एंगल है ये मालूम करना पड़ेगा, जो कि लेट्स से अगर y है तो y प्लस थीटा प्लस 120 इज़ इक्वल टू 180, क्योंकि ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है और इस ट्राइंगल के अंदर ये हमारे पास जो तीन एंगल बने इनका सम 180 होना चाहिए। y की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, थीटा की वैल्यू हम 25 फाइंड कर चुके हैं और ये एंगल ए पे जो बनने वाला एंगल है ये 120 है। तो यहाँ से y की वैल्यू बनेगी 180 माइनस 120 माइनस 25 तो 45 145, जिससे y की वैल्यू बनती है जी 35। तो अब हमारे पास y की वैल्यू 35 है, तो x की जो वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे b पे बनने वाला जो टोटल एंगल था वो 130 था, तो 130 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू 95। लिहाजा जो हमारे पास यहाँ पे एक्स एंगल है वो 95 हो गया। अब जब हमने ये वाला एक्स एंगल फाइंड कर लिया 95, तो एक्स और डी ये हमारे पास इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से सप्लीमेंट्री बनते हैं। तो 95 प्लस एंगल डी इज़ इक्वल टू 180 और एंगल डी की वैल्यू हमारे पास बनेगी जी 180 माइनस 95। लिहाजा 180 माइनस 95 से हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है 85। तो ये हम जो हमने दूसरा एंगल मालूम करना था सी डी ई, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ई इज़ इक्वल टू 85। इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है सी पार्ट, उसके लिए हमें एंगल ए ई डी चाहिए। तो एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ई डी वो इन तीन थीटा से मिलके बन रहा है, ए से लेके डी तक। तो ये थीटा ये थीटा ये थीटा विच इज़ इक्वल टू 3 थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 25 अगर हम पुट कर दें तो 75 डिग्रीज, ये हमको आसानी से मालूम हो जाएगा। और उसके बाद जो डी पार्ट है, डी पार्ट के लिए हमें चाहिए ई ए एंड डी। तो मैं अगर ई ए डी को आपस में ए और डी को आपस में मिला दूँ, इसके बाद जो मुझे आखिरी एंगल मालूम करना है वो है एंगल ई ए डी। तो ई ए डी और इसके अलावा यहाँ पे जो ई सी डी एंगल है ये दोनों सेम होंगे। उसकी वजह ये है कि ये दोनों ई डी से सब्सटेंड हो रहे हैं। तो मैं अगर ट्राइंगल कंसिडर कर लूँ, ट्राइंगल ई सी और डी, तो उसमें थीटा है प्लस यहाँ पे हमारे पास जो ई सी डी है और प्लस डी पे बनने वाला जो एंगल है जो कि अभी हमने मालूम किया 85, इनका सम 180 के बराबर है। तो थीटा की वैल्यू तो हमारे पास 25 है और प्लस ई सी डी प्लस 85 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ई सी डी हमारे पास बन रहा है 180 माइनस 85 और 25 जो है वो मिलके बनता है 110। तो इसके हिसाब से ये वाला एंगल जो बनता है वो बनता है 70 डिग्रीज। तो अगर ई सी डी 70 डिग्री बनता है तो ई ए डी भी, मोमेंट ऑफ एंगल ई ए डी, ये भी 70 बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो ई डी सेगमेंट से सब्सटेंड हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो सारे अननोन एंगल्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक ए बी और सी डी ये डायमीटर है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और ओ के ऊपर जो है हमारे पास सेंटर है। तो अगर ओ के ऊपर सेंटर है तो ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस बराबर होंगे रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। इस तरह से ओ डी और ओ सी भी हमारे पास बराबर होंगे। तो अब हमारे पास ये जितनी भी ट्राइंगल्स बन रही हैं, मिसाल के तौर पर फॉर ट्राइंगल ओ बी एंड सी,
तो यहाँ पे बी के ऊपर जो चूँकि ओ बी और ओ सी इक्वल हैं, ओ बी मोमेंट ऑफ ओ बी इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ ओ सी, तो उसके हिसाब से ये एक्स, और इसको भी हमने एक्स लिया हुआ है, बी सी को अगर मैं वाई कंसिडर कर लूँ तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, लिहाजा वाई स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, जिससे y की वैल्यू हमारे पास √2x आ गई। तो ये हमारे पास एक साइड की लेंथ आई, लेकिन यही साइड की जो लेंथ है y इज इक्वल टू √2x, ये हमारे पास सारी साइड्स की आएगी। तो डी बी और डी ए और ए सी ये भी हमारे पास √2x के इक्वल आ जाएंगे, इसी रूल के मुताबिक कि हमारे पास जिस ट्राइंगल को भी हम कंसीडर करें इन चार में से, जैसे कि हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया और साइड बी सी की लेंथ मालूम कर ली इन टर्म्स ऑफ द रेडियस जो कि हमारे पास x है, तो सारे जो हमारे पास जो साइड्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ रेडियस x के हिसाब से आ गए। अब b के ऊपर जो हमारे पास या d के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको हम थ्योरम के ज़रिए से भी कर सकते हैं कि डायमीटर को जब हम सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे एक्सटेंड करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, लिहाजा यहाँ पे या इस डायमीटर के हिसाब से यहाँ पे हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। या ये भी किया जा सकता है अगर ये 90 है और ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों 45 के हो गए, और यहाँ पे भी इस तरह से 45 और 45, तब भी ये 90 बनता है। लेकिन अगर हम थ्योरम का हवाला दें तो बोथ डायमीटर्स फॉर्म एंगल 90 एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो जो हमारी जो स्क्वायर के लिए रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई कि जो सारी साइड्स हैं वो √2x के बराबर हैं, रेडियस के बराबर, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय √2, और जितने भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के बराबर हैं। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की जो दो शराइत हैं कि चारों जो लेंथ्स हैं वो भी इक्वल हैं और चारों जो एंगल हैं वो भी 90 डिग्री के हैं, वो पूरी हो रही है। क्वेश्चन 13 में जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है उसके हिसाब से ए बी साइड और सी डी साइड जो है ये आपस में इक्वल हैं इन ट्राइंगल्स के, लेकिन ये ट्राइंगल्स के ये ए बी और सी डी ये इस सर्कल के कार्ड भी हैं, इनकी लेंथ आपस में इक्वल हो गई। ए पे बनने वाला एंगल अगर 40 है तो बी पे बनने वाला एंगल भी 40 होगा। ये हमको एंगल ए गिवन है तो बी पे बनने वाला एंगल 40। उसकी वजह यह है कि ओ ए और ओ बी फॉर ओ ए मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी, और ये दोनों जो हैं वो रेडियस के इक्वल हैं। तो अगर ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए जिसके दो साइड्स की लेंथ इक्वल है तो यहाँ पे बनने वाले दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, और ये दोनों 40 हो गए। अच्छा, अब ए बी जो है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, सी डी भी सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, इन दोनों की वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। इस एंगल को अब हम मालूम कर सकते हैं, अगर मैं इसको कहूँ थीटा, तो 40 प्लस 40 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, और इससे थीटा की वैल्यू बनेगी 180 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 100। तो ये दोनों ए ओ बी, तो ये जिस तरह से एंगल हमने थीटा मालूम किया उस तरह से यहाँ पे सी और डी पे बनने वाला एंगल भी थीटा होगा, एज सेम सेगमेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट circumference और सेंटर। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा। तो थीटा यहाँ पे जो बनेगा और यहाँ पे जो थीटा बनेगा उन दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास 100 डिग्रीज आएगी।
क्वेश्चन 14 में हमें बताया गया कि इन द फिगर डायमीटर ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। प्रूव दैट ऑल द फोर कार्ड्स मेक इक्वल सेंट्रल एंगल। तो जिस तरह से ये ए सी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बी सी भी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं ये। इस तरह से डी बी भी हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये इसका सप्लीमेंट्री बन रहा है। और ए डी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कि प्रूव दैट ऑल द फोर कार्ड्स मेक इक्वल सेंट्रल एंगल, तो एज ए सी मेक्स 90 degree angle at center as given कि AB is perpendicular to CD, तो all chords make same center angle as adjacent angles are supplementary। तो यहाँ पे ये 90 के साथ, ये स्ट्रेट लाइन अगर एक एंगल हमारे पास 90 है गिवन के हिसाब से, तो ये साथ वाला भी 90 होना चाहिए, उस तरह से ये भी हमारे पास 90 होना चाहिए और ये भी 90 होना चाहिए। तो ये हमारे पास सवाल का पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा जो है वो फाइंड पी सी बी एंड ए सी बी। तो अगर ये हमारे पास सेंटर है पी, सी और बी हमको मालूम करना है, तो इस एंगल को अगर यहाँ पे 90 है तो पी सी साइड और पी बी साइड आपस में बराबर है, तो ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। तो एज पी सी इज इक्वल टू पी बी, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। तो उसके हिसाब से 90 प्लस थीटा ये हमारे पास 180 के बराबर हो गया। तो इसके हिसाब से थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज बनती है, क्योंकि 45 प्लस 45 होगा तो 90 के साथ ऐड होकर 180 आएगा। तो इसके हिसाब से पी सी बी एंगल जो है, जो कि हमारा अननोन एंगल है, ये 45 डिग्री का हो गया। इसके बाद ए सी बी जो अगर हमको मालूम करना है, तो ए सी बी अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। तो इसी तरीके से मोमेंट ऑफ एंगल ए सी बी 45 प्लस 45 90 डिग्री। थर्ड पार्ट में जो कहा गया है कि फाइंड अदर एंगल्स दैट आर इक्वल इन ए सी बी। तो ए सी बी में यहाँ पे अगर थीटा है तो इन दो साइड के इक्वल होने के हिसाब से यहाँ पे भी थीटा होगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 का होगा, और यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये दो एंगल्स भी जो हैं वो आपस में इक्वल हो सकते हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ एंगल सी ए पी will be equal to moment of angle C B P। और जिस तरह से हमारे पास ट्राइंगल थी, फाइंड द अदर एंगल्स विच आर इक्वल इन ए सी बी। तो ये दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हो सकते हैं। साइड एडजेसेंट साइड अगर हमारे पास इक्वल हैं तो उनके सामने के जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। तो ये जो इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके जो चारों वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर हैं हमारे पास। हाउ मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन फॉर्म। ये यूनिक सर्कल होगा। ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू दीज 4 पॉइंट्स। नंबर 15 में हमें कहा गया है कि पी क्यू और आर एस जो है इनका आपस में रेशो 1:3 है। तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है।
इसके हिसाब से हमारे पास जो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है पी क्यू का पॉइंट टी पे, और आर एस का जो सेंटर पे एंगल बन रहा है टी पे, तो उनकी रेशो भी यही होगी। क्योंकि जो हमारे पास कार्ड होता है और सेंट्रल एंगल होता है वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, उनको हम सेम तरीके से कम या ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब ये होगा अगर ये थीटा है तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है जो कि उसका 3 टाइम्स है, तो वो 3 थीटा होना चाहिए। अब हमारे पास इन दोनों एंगल्स का जो सम है यानी कि पी टी क्यू और आर टी एस वो 180 है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन है थीटा प्लस 3 थीटा इज़ इक्वल टू 180। यहाँ से ये 4 थीटा इज़ इक्वल टू 180 और थीटा इज़ इक्वल टू 180/4, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्रीज हो गई। तो जो ऊपर वाला सेंट्रल एंगल है वो 45 हो गया, और जो नीचे वाला सेंट्रल एंगल है यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल पी टी क्यू इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज, और मेजरमेंट ऑफ एंगल आर टी एस इज़ इक्वल टू, वो चूँकि 3 थीटा है तो 3 इंटू 45, जो कि बनता है 5 3 ज़ार 15 135 डिग्रीज। और इनके दरमियान जो रेशो है तो वो रेशो 1:3। ऑब्वियस है कि हमने वो रेशो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स हैं या आर्क्स हैं वही वाली ली है, तो रेशो जो है वो 1:3 है।